नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 14 को समझ लिया था और ये उम्मीद करता हूँ कि जो आर्टिकल 14 है वो आपको भलीभांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 15 पे। ठीक है, देखो आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में कुल 6 क्लोज है। कितने क्लोज है? 6 क्लोज है। आर्टिकल 15 का क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3। यदि हम क्लोज 3 तक बात करें तो ये मूल संविधान में थे। ये इनका उल्लेख मूल संविधान में था, मूल संविधान में था। ठीक है, लेकिन हम बात करें आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है, क्लोज 5 है, क्लोज 6 है, इनको बाद में जोड़ा गया, इनको बाद में जोड़ा। ठीक है, तो ये मूल संविधान में थी और ये इनको बाद में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है उस पे। देखो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य, अब राज्य का मतलब क्या है? राज्य के बारे में हमने समझ लिया है और आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसको हमने समझ लिया। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यदि हम बात करें धर्म की तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि ये हिंदू धर्म का व्यक्ति है, ये इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, ये सिख धर्म का व्यक्ति है, ये ईसाई धर्म का व्यक्ति है। ठीक है, इस आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य की नज़र में सभी धर्म क्या है? समान है। ठीक है, सभी धर्म क्या है? समान है। हमने पंथ निरपेक्षता शब्द को जब परिभाषित किया था तब हमने ये समझा था। ठीक है, तो राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य जब भी कोई नीतियां बनाएगा, राज्य जब भी कोई योजनाएं लेकर आएगा तो वह योजनाएं किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम मूल वंश की बात करें तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि यह है श्रेष्ठ, अर्थात ये उच्च वंश का व्यक्ति है, ये निम्न वंश का व्यक्ति है, ये आर्य है, ये द्रविड़ है। इस प्रकार से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात मूल वंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। हम जाति की बात करें तो राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये उच्च जाति का व्यक्ति है, ये है निम्न जाति का व्यक्ति है। ठीक है, तो उच्च जाति को प्राथमिकता देने वाली जो नीतियां है वह राज्य नहीं बना सकता। ठीक है, तो राज्य की नज़र में सभी जातियों के लोग क्या है? समान है। ठीक है, राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये है पुरुष है, ये महिला है, ये ट्रांसजेंडर है। राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, जन्म स्थान, राज्य जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि इस नागरिक का जन्म उत्तर भारत में हुआ है और किसी अन्य नागरिक का जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ है या फिर पूर्वोत्तर भारत में हुआ है। राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, बल्कि राज्य की नज़र में क्या है? सभी नागरिक समान है। ठीक है, तो ये जो आधार दिए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग व जन्म स्थान, ये जो 5 आधार दे रखे हैं, कहाँ पर? आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है वहां पर। ये 5 आधार आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है उसमें भी दे रखे हैं।
लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि राज्य उपरोक्त आधारों पर, उपरोक्त आधार के अनुसार क्या नहीं कर सकता, राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये जो आधार दे रखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार का मतलब ये जो 5 आधार दे रखे हैं, उपरोक्त आधार पर, उपरोक्त आधार पर सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल, प्रयोग से नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। नागरिकों के साथ क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है उसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त आधार, जो ये आधार दे रखे हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में, उपरोक्त आधार पर राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से नागरिकों को वंचित नहीं करेगा, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल जैसे कोई पर्यटन स्थल हो गया, जैसे लाल किला हो गया या ताजमहल हो गया, जैसे सार्वजनिक स्थल का मतलब जैसे कुएं हो गए, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक तालाब, ये क्या है, ये सार्वजनिक स्थल है। यानी राज्य इन स्थलों के प्रयोग को लेकर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि एक निश्चित जाति का व्यक्ति ही सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग कर सकता है, नहीं, सभी जातियों के लोग, आप सभी को पता होगा कि जैसे लाल किला है तो वहां पर सभी लोग जाते हैं, सभी नागरिक जाते हैं, विदेशी भी आते हैं और भारतीय नागरिक भी जाते हैं। तो राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन क्या विदेशियों के साथ कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, राज्य विदेशियों के साथ भेदभाव कर सकता है। राज्य विदेशियों के साथ भेदभाव कर सकता है, जो विदेशी है उनके साथ क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। कैसे? जैसे हम बात करें ताजमहल की या लाल किले की, ठीक है, तो जैसे लाल किला है तो वहां पर नागरिक भी जाते हैं और विदेशी भी जाते हैं घूमने के लिए। अब नागरिकों की बात करें तो नागरिकों के लिए जो टिकट का मूल्य है वो समान है, टिकट का जो मूल्य है वो समान है, लेकिन हम विदेशियों की बात करें तो उनके लिए टिकट का मूल्य अलग है। तो राज्य क्या कर रहा है, नागरिक और विदेशियों के बीच क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों को, राज्य उपरोक्त आधार पर सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है उस पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कर सकता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यहां पर भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है वो क्या है, वो भेदभाव कर रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, लेकिन ऐसा राज्य कर सकता है। महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा राज्य कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जैसे मेट्रो है और वहां पर राज्य क्या करे कि जो सीट है वो सीट क्या करें, वो महिलाओं के लिए निश्चित कर दे कि ये जो सीट है उस पर महिलाएं ही क्या कर सकती है, बैठ सकती है, पुरुष नहीं बैठ सकते।
ठीक है, इस आधार पर क्या कर सकता है राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे बच्चों की बात करें तो जैसे सार्वजनिक पार्क है, बच्चों के लिए क्या कर सकता है राज्य, क्या कर सकता है बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग से सार्वजनिक पार्क बनवा सकता है। सार्वजनिक पार्क, अलग से सार्वजनिक पार्क बनवा सकता है। यहां पर उस सार्वजनिक पार्क में सिर्फ बच्चे जाएंगे, खेलने के लिए कौन जाएंगे, सिर्फ बच्चे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उस पर। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, देखो यदि हम बात करें आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है इसे बाद में जोड़ा गया, और इसे कब जोड़ा गया, इसे फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और 1951 में हुआ, और पहले संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 15 को क्या किया गया, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसको जोड़ा गया, एक मिनट दोस्तों, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसे फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। अब हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों जोड़ा गया। देखो क्या हुआ कि 1931 में क्या किया गया कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम जो थे 1931 में, ब्रिटिश पीएम कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन थे, ये ब्रिटिश पीएम थे। कब, 1931 में। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, देखो 1931 में क्या था, भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अछूतों के लिए इन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। अछूतों के लिए क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसे हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जिसे हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इसकी हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि इसे क्यों जोड़ा गया। देखो 1931 में ब्रिटिश पीएम जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसे हम मैकडोनाल्ड अवार्ड कहते हैं। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, इसके तहत अछूतों के लिए क्या किया गया, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान किया गया। और क्या किया गया कि जो अछूत है उनको एक अलग रिलीजन बनाने का प्रावधान किया गया, कि अछूत जो है वो अलग रिलीजन होगा।
अछूतों को एक अलग धर्म बनाने का निर्णय लिया गया। किसके तहत? मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई, जिसे हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। और इस अवार्ड के तहत क्या किया गया? इसके तहत अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान किया गया और अछूतों को एक अलग रिलीजन बनाने का निर्णय लिया गया। अब ये जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, ये फूट डालो और राज करो नीति का एक अंग था, उसका हिस्सा था। और ये जो मैकडोनाल्ड अवार्ड जब लाया गया तो गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि जो अंग्रेज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम धर्म को अलग किया, जैसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या किया, इनके बीच में तनाव उत्पन्न किया, उसी प्रकार अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू धर्म में क्या करना चाहते हैं? हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं। और इस प्रकार से वो जो अछूत है उनको अलग रिलीजन बनाना चाहते हैं, ऐसा गांधी जी समझ चुके थे। लेकिन जो अंबेडकर थे, वो अंबेडकर क्या थे? वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए कि अंग्रेज है, इसका मतलब कि जब तक अछूत हिंदू धर्म का अंग रहेगा तब तक अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात अछूतों के हितों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा कौन मान रहे थे? ऐसा अंबेडकर जी मान रहे थे। तो अंबेडकर जी जो थे वो क्या कर रहे थे? वो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने क्या माना? उन्होंने ये माना कि जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है वो सही है, अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया मैकडोनाल्ड अवार्ड है वो सही है, और जो अछूत है उनको अलग रिलीजन बना दिया जाए। ऐसा कौन स्वीकार कर रहे थे? ऐसा कौन मान रहे थे? ऐसा अंबेडकर जी मान रहे थे। लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर राजी नहीं थे। गांधी जी को यह पता था कि अंग्रेज जो है, जिस प्रकार इन्होंने इस्लाम धर्म को जिस तरह से इन्होंने मुस्लिमों को अलग किया है, उसी तरह वह हिंदू धर्म को भी क्या करना चाहते हैं? वो हिंदू धर्म को भी बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया कि अंबेडकर आप ऐसा ना करें, ये अंग्रेजों की एक चाल है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? फूट डालो और राज करो नीति के तहत काम कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अंबेडकर जी मानने को तैयार नहीं थे। और जब ऐसा हुआ, जब अंबेडकर जी नहीं मान रहे थे, तो हुआ ये कि गांधी जी जो थे उन्होंने पूना में अनशन आरंभ कर दिया। कहां पर? पूना में अनशन आरंभ कर दिया। अब जब पूना में उन्होंने अनशन आरंभ किया तो कुछ विद्वानों ने अंबेडकर जी को समझाया कि आप गांधी जी के साथ समझौता कर लीजिए, ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। तो अंततः हुआ क्या कि अंबेडकर जी जो थे वो गांधी जी से जाकर मिले, पूना में वो गांधी जी से जाकर मिले और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में सहमति बनी। और जो सहमति बनी उसे ही क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। एक समझौता हुआ, किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट के तहत गांधी जी ने यह आश्वासन दिया अंबेडकर जी को कि जब भारत आजाद होगा, भारत का एक नया संविधान बनेगा, तो अछूतों के लिए क्या किया जाएगा? अछूतों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? विशेष प्रावधान किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? विशेष प्रावधान किए जाएंगे, अर्थात उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब यहां पर बात आ रही है आरक्षण की। उन्हें क्या दिया जाएगा? उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और किस किस में? एक तो राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, एक तो राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा और एक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, सेवाओं में आरक्षण। तो
राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा और सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अब आप सभी को पता है कि आरंभ में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आरंभ में जो राजनीतिक आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन उसे फिर से 10 वर्ष के लिए यानी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये है राजनीतिक आरक्षण। सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो कैसे की गई देखो। अब देखो, अब हुआ क्या, हुआ ये कि भारत आजाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। अब भारत आजाद हुआ तो नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में क्या बनी, एक अंतरिम सरकार बनी। भारत में अंतरिम सरकार बनी, काम चलाऊ सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी। फिर हुआ क्या, फिर ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ। क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। अब जब भारत का संविधान लागू हुआ तो नेहरू जी की जो सरकार थी उन्होंने ये माना कि जो SC ST है उनके लिए क्या किया जाए, आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई उसे लागू कर दिया जाए। तो SC और ST के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% की व्यवस्था की गई। SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% की व्यवस्था की गई। तो भारत का संविधान लागू हो गया और SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब भारत का संविधान लागू हो गया तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि मद्रास में एक महिला थी, मद्रास की एक महिला, एक स्टूडेंट थी, चंपकम। एक मिनट, मद्रास की ये क्या थी, ये महिला थी, कहाँ की, मद्रास की, जिसे वर्तमान समय में तमिलनाडु कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट थी चंपकम, इसने क्या किया, इसने SC और ST, क्या किया, SC और ST दोनों के आरक्षण को न्यायपालिका में चुनौती दी। SC व SC और ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इस आरक्षण की व्यवस्था को चंपकम ने क्या किया, चंपकम दोराई राजन ने क्या किया, इस आरक्षण को चुनौती दी। SC और ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, इस आरक्षण को चुनौती दी, न्यायालय में क्या दिया, चुनौती दी। और किस आधार पर, तो इस आधार पर चुनौती दी कि ये अवसर की समानता के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, अवसर की जो समानता है उसके विरुद्ध है। इसके क्या है, अवसर की समानता के विरुद्ध। SC और ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है वह क्या है, वह अवसर की समानता के विरुद्ध है, अवसर की समानता के विरुद्ध है। इस आधार पर चंपकम दोराई राजन ने क्या किया, SC और ST को जो आरक्षण प्राप्त था उसको न्यायपालिका में चुनौती दी। चंपकम दोराई राजन का क्या हो रहा था कि जो मेडिकल कॉलेज थी उसमें एडमिशन नहीं हुआ, जो मेडिकल कॉलेज थी उसमें इसका एडमिशन नहीं हुआ, और इसके जो अन्य साथी थे उनका क्या हुआ, उनका मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, एडमिशन हो गया, और चंपकम दोराई राजन का नहीं हुआ। इस वजह से इन्होंने क्या किया, SC और ST के आरक्षण को क्या की, न्यायपालिका में चुनौती दी। इनके जो साथी थे वो SC और ST से थे। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने SC और ST के आरक्षण को क्या दी, चुनौती दी। अब हुआ ये कि न्यायपालिका ने क्या किया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया, SC और ST, देखो
एससी और एसटी को जो आरक्षण प्राप्त था उसको रद्द कर दिया। न्यायपालिका ने क्या किया, हमारी जो न्यायपालिका थी, हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आरक्षण को रद्द कर दिया। एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया था, आरक्षण को रद्द कर दिया, आरक्षण को रद्द कर दिया, आरक्षण को रद्द कर दिया। अब जब आरक्षण को रद्द किया तो इसके बाद हमारी जो संसद थी, उस संसद ने न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और पहला संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसको जोड़ दिया गया। और संसद ने ये कहा कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है वो जोड़ा गया, और जोड़कर क्या लिखा गया कि राज्य एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्ग अन्य दुर्बल वर्गों के लिए क्या कर सकता है, जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, शैक्षिक व सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षिक व सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक व शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक व शैक्षिक हितों को बढ़ाने के लिए प्रावधान कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उस पर। देखो, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उस पर। देखो, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है वो कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन 2005 के तहत क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। किसको, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसको। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, कौन से वर्ग, जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थानों में, कहां पर, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसको 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, और जोड़कर क्या प्रावधान किया गया कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। अब यदि हम बात करें तो जो निजी शिक्षण संस्थान है उन पर भी ये लागू होता है। निजी जो शिक्षण संस्थान है, ऐसा नहीं है कि केवल जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है उन्हीं पर ये लागू होगा, नहीं, निजी शिक्षण संस्थानों पर भी, निजी शिक्षण संस्थानों पर भी ये लागू होगा, निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू। जैसे अभी क्या हुआ, अभी नीट में क्या किया गया कि ओबीसी का जो आरक्षण था,
नीट में क्या किया गया, ओबीसी के आरक्षण को लागू कर दिया गया। नीट में क्या किया, ओबीसी के आरक्षण को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो नीट में क्या किया, नीट में ओबीसी के आरक्षण को लागू कर दिया गया। लेकिन इसका एक अपवाद है, ये जो व्यवस्था है, जो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 लिखा हुआ है, इसमें जो व्यवस्था की गई है वो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उन पर लागू नहीं होगी। शिक्षण संस्थान क्या है, इसका अपवाद है। शिक्षण संस्थान क्या है, अपवाद है, इसका क्या है, अपवाद है। तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसमें जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसे 93वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसको जोड़कर क्या व्यवस्था की गई कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें विशेष प्रावधान कर सकता है। ये जो व्यवस्था है वो निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगी। जैसे नीट की बात करें तो नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसका अपवाद है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जब जोड़ा गया तो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, संसद ने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया, देखो क्या कानून बनाया। कानून ये बनाया कि जो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान है, कौन सा कानून बनाया, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, नामांकन में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण। कौन सा कानून, नामांकन में आरक्षण अधिनियम, अधिनियम 2006। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसके आधार पर हमारी जो संसद है, संसद ने एक कानून पारित किया, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006। और इस कानून के तहत क्या किया गया कि जो केंद्र सरकार की जो केंद्रीय जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो केंद्र सरकार की उच्च शिक्षण संस्थान है, केंद्र सरकार के जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान है, उनमें क्या किया गया, उनमें क्या किया गया कि नामांकन में आरक्षण को लागू किया गया। नामांकन में आरक्षण लागू, नामांकन में आरक्षण जो है उसको, नामांकन में आरक्षण को लागू, जो केंद्र सरकार के जो उच्च शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें नामांकन में आरक्षण को लागू किया गया। ठीक है, अब हुआ ये कि अशोक कुमार ठाकुर केस में क्या किया गया, चुनौती दी गई। किसको, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसको और इस अधिनियम को, दोनों को क्या किया गया, अशोक कुमार ठाकुर केस में क्या किया गया, न्यायपालिका में चुनौती दी गई। देखो किस केस में, अशोक कुमार ठाकुर केस, अशोक कुमार ठाकुर केस, अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में क्या किया गया, किसको चुनौती दी गई, एक तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसको, और जो कानून बनाया गया, संसद ने जो कानून बनाया, कौन सा कानून, केंद्रीय जो उच्च शिक्षण संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम जो 2006 बनाया, इन दोनों को चुनौती दी, इन दोनों को चुनौती दी। और किस आधार पर चुनौती दी कि ये अवसर की समानता के खिलाफ है, अवसर की जो समानता है उसके विरुद्ध है, अवसर की समानता के विरुद्ध, अवसर की समानता के क्या है, विरुद्ध है।
लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ना कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इन दोनों को चुनौती दी और ये कहा कि अवसर की समानता के विरुद्ध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना। किसको वैध माना? आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उसको, और जो कानून बनाया 2006 इसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया और ये कहा कि ये लागू रहेंगे। ये क्या रहेंगे? लागू रहेंगे। आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है वो भी सही है और जो कानून बनाया गया वो भी सही है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सही माना। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है वो जो सामान्य शिक्षण संस्थान है उनमें नामांकन में आरक्षण को लेकर बात करता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 6 है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 6 है उसको कब जोड़ा गया? उसको 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, और जोड़कर क्या प्रावधान किया गया कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस के आधार पर क्या किया गया, जो सामान्य वर्ग है उसको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 6 है वो 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो कमजोर नागरिक है, उनको 10%, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको आर्टिकल 15 का जो क्लोज 6 है उसको और आर्टिकल 16 का क्लोज 6, इन दोनों को साथ में ही जोड़ा गया। तो इनको हम साथ में ही क्या करेंगे, इनका हम साथ में ही इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। तो आर्टिकल 15 को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भली भांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।